नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दोपहर के 3 बज रहे हैं और कोरोना से नई जंग डॉक्टरों के संग। कोरोना से बढ़ते खतरों से आपको जागरूक करने और इससे बचाव के उपायों को आप तक पहुंचाने के लिए आज तक पर आज सुबह से हम एक स्पेशल सीरीज लेकर आए। सुबह से हमारे साथ मौजूद है देश के अलग अलग जाने माने डॉक्टर्स की टीम। अभी हम बात करेंगे कि आखिर यह कोरोना इतना खतरनाक क्यों है, आखिर क्यों कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। और हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल मौजूद होगा, उनसे आपका परिचय कराएं। उसके पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शमशान में चिताओं का अनवरत जलना जारी है। कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। ये एक शहर की तस्वीर नहीं बल्कि देश के उन शहरों की तस्वीर है जहां कोविड-19 महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है। देश में एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। जरा पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालिए। जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला है वो हर रोज संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 14,000 हजार से ज्यादा केस आए हैं। मध्य प्रदेश और केरल में दैनिक केस का आंकड़ा 10,000 के ऊपर है। तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार भी लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि सरकार आश्वस्त है कि ये दौर भी बीत जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज़ भी जो अभी आया है, ये फेज़ भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। देश में जब एक तरफ कोरोना की प्रचंड लहर जारी है, प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट की स्टडी ने संसार को गंभीर चिंता में डाल दिया। द लांसेट में प्रकाशित स्टडी ने उन दावों को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि कोरोना का वायरस हवा से नहीं फैलता बल्कि सिर्फ ड्रॉपलेट यानी मरीज के छींकने पर मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। लांसेट की नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना जिस तरह से फैला है उतनी ही तेजी से हवा के जरिए ही कोई वायरस फैल सकता है। लांसेट की स्टडी में इसके 10 कारण गिनवाए गए हैं। इनमें कहा गया है कि क्वारंटीन होटलों के एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों में भी कोरोना फैला, जबकि वो एक दूसरे से मिले भी नहीं। स्टडी के मुताबिक ऐसा होना हवा के जरिए ही संभव है। स्टडी में उन इमारतों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा पाया गया जहां वेंटिलेशन की सुविधा कम थी। यही नहीं, स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर सिर्फ ड्रॉपलेट से कोरोना फैलता तो अस्पतालों में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट समेत तमाम सुरक्षा उपायों से लैस होते हैं, उनमें कोरोना नहीं फैलना चाहिए था। यकीनन ये नई स्टडी बेहद परेशान करने वाली है क्योंकि हवा के जरिए फैलने वाले संक्रमण को रोकना आसान नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर हैं, फॉर्मर हेड साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर के। हमारे साथ डॉक्टर गीता वाणी रायसन हैं जो कि सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और हेड साइंसेस कम्युनिकेशन है सीएसआईआर से। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन है और हमारे साथ डॉक्टर अजय महालका हैं जो कि साइंटिस्ट हैं नीदरलैंड से। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर, कोरोना की पहली वेव आई थी तब भी लगातार आपसे हमारी बातचीत हुई थी, लोगों को उसके बारे में जानकारी दे सकें उसके लिए कई बार आप आज तक पर आए और हमारे सवालों के जवाब दिए। आज हर किसी के मन में बड़ा सीधा सा सवाल सबसे पहले जो आ रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट को अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जा रहा था। अब ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में पता ही नहीं लग रहा इंफेक्शन है या नहीं है और डॉक्टर एक्सरे और सीटी करने के लिए मजबूर हैं? नहीं, एक चीज देखिए, हम ये कंपैरिजन जो कर रहे हैं सही किस्म का नहीं है और जो उससे हम जो इन्फरेंस निकाल रहे हैं वो भी सही किस्म का होने के लिए इतने पुख्ता सबूत नहीं है। सबसे पहली बात हमको ये सोचना पड़ेगा, आरटीपीसीआर और सीटी स्कैन
इसमें क्या फर्क होगा? सीटी स्कैन में लंग्स में कोई लीजन है तो उसका पता चलता है, और आरटीपीसीआर से विषाणु है क्या उसका पता चलेगा। अब वो जिंदा है मरा हुआ है ये उससे पता नहीं चल पाता है। अब रही बात, मैं निगेटिव कब आ सकता हूँ, फॉल्स निगेटिव कब आ सकता हूँ, हमको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक तो क्या मैंने ये प्रोसीजर जो होता है ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, मैं नाक में से और वो नेजोफेरिंग्स में से जब वो स्वैब लेता हूँ तो मुझे दिखाई तो नहीं देता होता है, या दिखता भी था तो भी कहाँ से लेना है ये देखने के लिए इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखने वाले कोई ऐसे अनुमान नहीं होते हैं कि वहीं से वो स्वैब लिया जाए। तो ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, समझ लीजिए। उसमें कई जगह पे अगर ये वायरस की संख्या कम होगी और वहीं से अगर मैंने स्वैब लिया तो कई कबार वो भी निगेटिव आने का चांस होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने लेने के बाद में समझ लीजिए उसको सही ढंग से ना, उसको वो वीटीएम करके होता है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, उसमें मैंने डाला था क्या, मैंने कितने टाइम के अंदर, जो 3 दिन के अंदर उसको टेस्ट करना है करके एक उसकी गाइडलाइन होती है, और उसको स्टोर कैसे करना है उसका फॉलो बराबर किया था क्या। और चौथी सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये याद रखना पड़ेगा कि आरटीपीसीआर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी 70% होती है। इसका मायना क्या है, इसमें फॉल्स निगेटिव आना ये हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता है। तो इसका मायना कि 70% सेंसिटिविटी है और वो आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा है, यानी कुछ तो आरटीपीसीआर में ही गड़बड़ हो गई, ये प्रीमैच्योर होगा। सबसे बड़ी बात हमको ये समझना पड़ेगा, लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो आरटीपीसीआर निगेटिव आता है ये सही निगेटिव होता है और वो आदमी को तो कोविड होता है। ये सिचुएशन कब आ सकती है? आप एक सोचिए, मैं क्या था, मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मैं कल एक दोस्त के साथ मिला था, वो दोस्त से जब बात काफी देर किया या खाना खाया होगा, मुझे आज पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव था। अब वो कोविड पॉजिटिव है करके मैं डर के मारे अगर आरटीपीसीआर करने जाऊं तो मैंने मेरे वो बॉडी के अंदर वो विषाणु जाके उसको बीमारी बनाने के लिए उतना टाइम दिया ही नहीं है, उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगी, जिसको एक किस्म का विंडो पीरियड बोलते हैं। और सबसे आखिरी बात, हम ये बार बार बहस कर रहे हैं आरटीपीसीआर जो है वो आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहे हैं। एक तो आप तादाद देखिए कि वो कितने लोगों में आ रहे हैं। आज भी आरटीपीसीआर सारे दुनिया में वही टेस्ट है जिसको माना जाता है। दूसरी बात कि उसमें वेरिएंट की वजह से फर्क पड़ रहा होगा क्या, इतने पुख्ता सबूत तो न कहीं दुनिया में बहुत ज्यादा है। आज भी वो जो देश जहां वेरिएंट जिससे हम सब डरते हैं, जैसे ब्राजील है या साउथ अफ्रीका का वेरिएंट, वहां भी क्या 100% लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव आएगा, वो वेरिएंट की वजह से आएगा, ऐसा कहीं भी प्रमाण दिया नहीं गया है। हम ऐसी चीजों पे ज्यादा बहस करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव लोग तो आज भी ये सेकंड वेव में परेशान है। जो लोगों को हुआ नहीं है वो भी परेशान है, मुझे बीमारी लगेगी क्या। जो लोग टेस्ट करके आए और उनको भी निगेटिव रिपोर्ट अगर मिला और उसके मन में संदेह तैयार हो गया है कि शायद ये फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट होगा, तो पूरा समाज पैनिक हो जाएगा। ये कोई सही नहीं है। आरटीपीसीआर पे भरोसा रखिए, अभी भी कोई कारण नहीं है कि हमने उसके ऊपर संदेह रखना है। ठीक, लेकिन डॉक्टर गीता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर सवाल ये है जी, नमस्कार। सवाल ये है कि आरटीपीसीआर पर ठीक है, चलिए भरोसा कर भी ले, लेकिन आज की तारीख में 2 वैक्सीन जिन लोगों को लग चुके हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, और लोगों के मन में ये धारणा बैठती जा रही है फिर वैक्सीन काम का है किस बात की। तो वैक्सीन को लेके ये शक कैसे दूर करें, इसका फायदा क्या? पहली बात तो ये है कि वैक्सीन ये देखना चाहिए कि हमें दोनों डोज लिए हैं क्या, क्योंकि सिर्फ एक डोज लेने से काम नहीं करता है। और सेकेंड बात ये है कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के बाद भी कम से कम 2-3 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शन आ रही है, ये भी है कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये हमें पता है कि कुछ वैक्सीन 80% प्रोटेक्शन दे सकती है या 90% प्रोटेक्शन दे सकती है। एक पॉसिबल है कि वो जो 20% लोग हैं उनमें शायद वो वैक्सीन काम नहीं कर रहा है।
एक रीजन हो सकता है कि क्यों इनमें इन्फेक्शन हो, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। ये चीज अभी ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर गीता, थोड़ा आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, उसको दुरुस्त करने के बाद वापस आता हूं आपके पास। डॉक्टर प्रभात रंजन भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर अजय महालका भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर अजय महालका, ये जो भारत में इस समय डबल म्यूटेंट जिसको कहा जा रहा है स्ट्रेन को, उसको लेकर क्या ये कहा जा सकता है कि ये असल में सेकंड वेव को लीड कर रहा है और इसी की वजह से सेकंड वेव का कहर जो है वो इतना ज्यादा हो गया? मैं इसको मानता हूं कि डबल म्यूटेंट जो है इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत हायर है। सिवियरिटी इस डबल म्यूटेंट के कारण है या नहीं है, इसके कोई डेटा, पुख्ता डेटा तो कोई अवेलेबल है नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ डबल म्यूटेंट की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए और हम लोग शायद डिस्कशन को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हम लोग वैक्सीनेशन, हम लोग पब्लिक बिहेवियर और हम लोग भावावेश को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, डबल म्यूटेंट इज द रीजन फॉर हायर इन्फेक्टिविटी रेट। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये समझे कि आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकता है और डरावनी हो सकती है तस्वीर? देखिए, इन्फेक्टिविटी को हम लोग नहीं रोक सकते, ये कम्युनिटी स्प्रेड है और हम लोग तभी रोक पाएंगे जब हम लोग कोविड बेस्ड प्रोटोकॉल जो है, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्राउडिंग में नहीं जाना। अब अगर क्राउडिंग होती रहेगी जिस तरह की अभी हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग इसको नहीं रोक पाएंगे और जितना वायरस इस तरह से फैलता जाएगा, म्यूटेशंस के चांसेस और म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग अभी किसी न किसी रूप में इसको रोकने की कोशिश करें। ये ना करें कि हम लोग बहुत कैजुअली इसको लेते हुए कि अरे कुछ नहीं होना हमें। और ये कैजुअल एटीट्यूड सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिला है। यूरोप में भी देखने को मिला, यूएस में भी, यूके में भी देखने को मिला। यूके ने इसीलिए लॉकडाउन किया जबकि वो क्रिसमस का समय था, उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया, कंपल्सन थी उनको, अदरवाइज मेडिकल सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाता। डॉक्टर प्रभात जी 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 आ रहा हूं सर आपके पास। डॉक्टर प्रभात, अब सवाल यह कि एक समय था जब तक ये कहा गया पिछली बार कि जिसको एक बार कोविड हो गया उसको दोबारा कोविड होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से कह लीजिए, जिन लोगों को एक बार कोविड हो चुका फर्स्ट वेव में, वो भी दोबारा इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज के? रोहित सर, थैंक यू वेरी मच। मैं लास्ट अप्रैल से इस पे काम कर रहा हूँ। इसके टेस्टिंग से लेके पेशेंट ट्रीटमेंट दोनों में मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, भारत सरकार, ICMR, डॉक्टर विनोद पॉल सर, विजय राघवन सर, प्रोफेसर बाल भार्गवा, इन सबों को रिपीटेड मेल करता रहा हूँ अपनी रिसर्च के बारे में। आपने जो पहला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 4-5 मिनट दें, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। आपने पहला जो लैंसेंट का एग्जाम्पल दिया एयरबोर्न वाला, वो मैंने भारत सरकार को 9 मई 2020 को लिखा है, उनके गवर्नमेंट के सारे मेल ID के। ICMR, भारत सरकार के PM के वैज्ञानिक सलाहकार को, जिसमें मैंने बायोलॉजिकल सुपर स्प्रेडर कंसेप्ट की बात की थी। These biological super spreader are having symbiosis with virus, COVID virus. COVID virus is not doing any harm to that person, and that person is immunity is also not harming the COVID-19 virus. So virus proliferate like on a buffalo, other parasites, and cow is eating that. That symbiosis is here called as communalism. दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों में वायरल लोड काफी हाई होता है। ऐसे ये पेशेंट नहीं होते हैं, ये नॉर्मल कैरियर नहीं है, ये वायरस को पालते हैं और वायरस इनको कुछ करता नहीं। जब ये किसी एरिया से गुजर रहे हैं, इन्होंने छींका, इन्होंने कुछ भी किया, अपनी सांस छोड़ी, तो उस एरिया में वायरस लोड एक काफी हाई छोड़ते हैं हवा में। उस हवा के उस टाइम पीरियड में, उसके बाद उनके जाने के बाद जो लोग भी गुजरेंगे,
उनको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। ऐसे सुपर स्प्रेडर ही मई जून में लास्ट ईयर रिस्पॉन्सिबल थे मुंबई अहमदाबाद ऐसे बायोलॉजिकल सुपर स्प्रेडर, नॉट द पेशेंट सुपर स्प्रेडर, पॉजिटिव पेशेंट, जो कि पॉजिटिव सीरियस पेशेंट में भी वायरल लोड जितना होता है उससे भी ज्यादा इनके पास वायरल लोड होता है। दैट इज द मेनी आर्टिकल्स ऑल्सो सपोर्टेड बाई फेमस आर्टिकल सपोर्टेड बाई मेडिकल जर्नल्स। बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज में ऐसे वायरसेस में सुपर स्प्रेडर या कम्युनल डेवलप करती है। दैट्स वन थिंग। अनदर थिंग, आपका वैक्सीन पे था क्वेश्चन या सेकेंड इन्फेक्शन का, तो मैंने इसके लिए लगभग उसी मई में लिखा हूँ और क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन करके भेजा था हर्ड इम्यूनिटी को देखने के लिए। अभी जितने सैंपल्स हमने किए हैं हार्ड इम्यूनिटी के देखने का, वो रैंडम किया है, किसी भी सोसाइटी किसी भी इसको लिया और रैंडम देखा कि 100 आदमी में या 25,000 में कितने लोग कोविड आईजीजी पॉजिटिव हैं। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट मैंने जो एडवाइस दिया था गवर्नमेंट को, आईसीएमआर के एपिडेमियोलॉजी सेक्शन को भी भेजा था, विनोद पॉल सर और अदर्स को भी भेजा था जो कि टास्क फोर्स के चेयरमैन है। उनका रिप्लाई भी आया था, यू हैव मार्क्ड देम दे विल एक्ट। इसमें ये था जो पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल से निकल रहे थे या निकल रहे हैं उस समय, ठीक, उनका कोविड आईजीजी एट टाइम ऑफ दी जब हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और हर 15 दिन पे उनका कोविड आईजीजी यदि हम सीरियली करते तो हमें पता चलता कि ये 25,000 पेशेंट्स जो हमारे ठीक हुए उसमें कोविड आईजीजी कितने दिनों तक सस्टेन है और उनमें से कुछ को यदि इन्फेक्शन हुआ तो किस लेवल पे इन्फेक्शन हुआ। So worldwide we don't have ये डाटा कि कोविड आईजीजी कितने दिन तक सस्टेन करता है, कितने लेवल पे प्रोटेक्टिव है। सिमिलरली वैक्सीन में भी आपको नहीं पता है कि वैक्सीन किस आदमी में किस लेवल पे बन रहा है और कितना प्रोटेक्टिव है कोविड आईजीजी किस लेवल पे। ठीक है। सो वी आर लिविंग इन ए ब्लाइंड वर्ल्ड। ठीक सर, अभी वापस आते हैं तो कुछ सवाल जो आम लोगों के मन में है, बड़े सीधे सीधे। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ऑक्सीजन के कैन अवेलेबल है, क्या वो खरीदने चाहिए, उनका कोई लाभ है? रेमडेसिविर को लेकर स्टॉक हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्या उसका कोई लाभ है? क्या रेमडेसिविर ही जान बचा सकती है? हर आदमी के मन में जो सवाल है डॉक्टर गंगा खेड़ेकर ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। अब तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये कोरोना इतना खतरनाक क्यों है, लगातार आज सुबह से आज तक आपके लिए लेकर आया है डॉक्टर, साइंटिस्ट और विशेषज्ञों को कोरोना पर बात करने के लिए, ताकि आपके मन में जो कोरोना को लेकर सवाल है उन सब का जवाब तलाशा जा सके। डॉक्टर रमन गंगा खेड़ेकर हमारे साथ हैं, डॉक्टर गीता रानी रायसन हमारे साथ हैं और डॉक्टर अजय महालका नेदरलैंड से हमारे साथ हैं। डॉक्टर रमन गंगा खेड़ेकर, ब्रेक के पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था वो ये था कि रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी होने लगी है, अचानक मांग बहुत बढ़ने लगी है। क्या रेमडेसिविर रामबाण इलाज है? क्या रेमडेसिविर के बिना किसी को कोविड हुआ है तो वो ठीक होकर अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकता? अगर नहीं तो सब डॉक्टर्स फिर रेमडेसिविर क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? नहीं, एक बात हमको समझना पड़ेगा। आप कहीं भी दुनिया में एविडेंस देखो, रेमडेसिविर इस्तेमाल करने के ऊपर काफी डिबेट्स होते हैं। क्या रेमडेसिविर ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो सिर्फ दे दिए एक बार कि हो गया वो पेशेंट ठीक हो जाएगा? उसको देने के लिए भी कुछ लोगों की ऐसी राय है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे उसको रेमडेसिविर को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन रेमडेसिविर इस्तेमाल करना हर पेशेंट में ये तो पक्की बात है कि ये करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई असर उतना पड़ने वाला नहीं है। वो ड्रग जो है उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हर इंसान जो है जब ये हेडलाइन पढ़ता है न्यूज़पेपर में रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, तो हर इंसान समझता है कि अगर किसी को कोविड हो गया तो उसकी दवा। एक चीज कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी आवाज में खराबी आ रही है, उसको दूर कर लेते हैं ताकि लोग आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सके, सुन सके, रेमडेसिविर पर जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और है डॉक्टर महालका, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उन्होंने अब ऑक्सीजन कैंस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचने शुरू कर दिए। क्या ये किसी काम के हैं? क्या लोगों को ये खरीदने चाहिए? देखिए, अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है और सप्लाई चेन में अगर वो नहीं मिल पा रही है, कोई घर पर जो माइल्ड एंड मॉडरेट लोग जो क्वारंटीन में हैं, अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो वहाँ से अरेंज कर सकते हैं।
इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। जो रेमडेसिविर की बात चल रही है, रेमडेसिविर मुझे लगता है सिर्फ इंडिया में ही अप्रूव की गई है, वो भी क्रिटिकल पेशेंट को केयर करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हर जगह ये अप्रूव होती गई, तो जो माइल्ड मॉडरेट भी हैं, जो भी डिटेक्ट हो रहे हैं, वो इसको खरीद के खुद ब खुद खा रहे हैं। लोग अपने आप में डॉक्टर बने जा रहे हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस उसको खरीद करके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके कारण ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, या प्रोडक्शन भी कम हो रहे थे, इसके कारण ये है। एक ड्रग और है जो बहुत कारगर ये था, टोसिलीजुमाब। इसका बहुत सिप्ला बनाती है इसको, इसकी बहुत क्राइसिस है। ये बहुत कारगर ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन कम करती है लंग इन्फेक्शन में, और ये ड्रग की क्राइसिस है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू कि टोसिलीजुमाब एक्चुअली अवेलेबल होनी चाहिए जहां पर की क्रिटिकल केयर की जरूरत है, जहां हमें इन्फ्लेमेशन एंड जो इम्यून ब्रस्ट हैं उसको हम रोक सके, लंग इन्फेक्शन को कम करने के लिए। मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ लांसेट रिपोर्ट की बात हो रही थी, ये सिर्फ रिपोर्ट एंड ओपिनियन है। ये एयरबॉर्न में भी की बात उन्होंने कही है, ये एयरबॉर्न है नहीं। ये बात पहले से हमें पता है कि जो वायरस एयरसोल बेस्ड जैसे मिस्ट हो गए या फिर एयरसोल बेस्ड जो पार्टिकल्स हो गए, उसमें ये जो वायरस हैं रेजिडेंसी टाइम इनकी हायर होती है। लेकिन कोई ये कह दे कि ड्रॉपलेट्स बिकम द एरोसोल, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, या कोई भी साइंटिस्ट मानने। वो जो लांसेट में जो है वो ओपिनियन है, वो एक तरह का कलेक्शन है, और उन्होंने कहा है कि मे बी पॉसिबिलिटी। तो इसको आप ये नहीं कहें कि कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब ये होता तो अभी तक पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इन्फेक्ट हो चुका होता। चलिए एयरबॉर्न की बहस को थोड़ी देर के लिए किनारे कर भी दें, तो सरफेस से जो वायरस इन्फेक्शन होता है, पहले कहा जा रहा था कि लगातार आप सैनिटाइज कीजिए, कहीं बैठने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम शेयर्ड कंप्यूटर्स यूज करते हैं, एक आदमी उठ के जाता है तो उसको सैनिटाइज कीजिए। वो सैनिटाइजेशन किसी काम का है या केवल मास्क पर जोर देना जरूरी है ज्यादा? सैनिटाइजेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होते हैं, एंड ये देखा गया है कि वायरस इंटीग्रिटी, वायरस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए अल्कोहल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 80% 90% अल्कोहल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो सैनिटाइजर्स हैं, अब मार्केट में क्या अवेलेबल है आई डोंट नो, बट साइंस तो आपका यही कहता है कि सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अगर आप यूज कर रहे हैं सरफेस को, तो वो वायरस डिसइंटीग्रेट होने चाहिए। ज्यादा जरूरी क्या है, मास्क का इस्तेमाल करना या सैनिटाइज करते रहना? आप तो, मैं तो कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, और ये दोनों जरूरी है। डबल मास्किंग कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ये क्राउडिंग और माइग्रेशन, ये मेजर रीजन है आपके कोरोना वायरस के। अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट है तो वो बाहर नहीं जाए, वो अपने आप को आइसोलेट करे। हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, 10-10, 12-12 लोगों की फैमिली है। अगर एक इन्फेक्ट है तो वो अपने आप को आइसोलेट करे, वनरेबल को अपने फैमिली से बचाए। पर इसी चीज को डॉक्टर साहब थोड़ा आगे ले जाते हैं। डॉक्टर गीता, अगर एक फैमिली में कई लोग कोविड पॉजिटिव हैं तो क्या वो एक साथ मिलके रह सकते हैं? उनको आपस में बातचीत करने, एक साथ घुल मिल के रहने में कोई दिक्कत नहीं है? क्या वो बिना मास्क लगाए भी एक दूसरे के साथ उठ बैठ सकते हैं एक ही घर में है अगर तो, और सभी पॉजिटिव हैं, या इसका कोई नुकसान है? देखिए, अगर पूरा फैमिली को कोविड है तो उसमें तो कहने की बात नहीं। लेकिन अगर किसी भी एक आदमी को कोविड नहीं है, आइसोलेशन करना चाहिए, क्योंकि ये फैल सकता है एक दूसरे से। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबका टेस्ट कराए, और जो भी टेस्ट में पॉजिटिव है वो आइसोलेशन करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से स्प्रेड ना हो। ये नहीं है कि एक ही पर्सन को हुआ है तो बाकी लोगों को नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमको आइसोलेशन करना ही है, क्वारंटाइन जो कहते हैं हम। जब तक वो जो पॉजिटिव है उनका नेगेटिव टेस्ट नहीं मिलेगा तो उनको क्वारंटाइन में रहना चाहिए। जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक तरीके से ठन गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान अभी अभी आया है। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है, 110% क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ऑक्सीजन पर राजनीति कर रही है। आज सुबह ही महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को फ्लैग किया गया है, एसओएस किया गया है कि हमें
ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो एक तरीके से एक नया मोर्चा ऑक्सीजन को लेकर महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार के बीच खुल गया है। इस पर और बात आगे करेंगे, लेकिन डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर हमारे साथ इस समय वापस आ चुके हैं। डॉक्टर गंगाखेड़कर, जो सवाल मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा था, वापस दोबारा उसी सवाल पर आ रहा हूं कि अचानक से आपने देखा कि वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ और उसके बाद केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो लोग इसको भी कोरिलेट करके देख रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ही तो वजह नहीं बन गया कि केसेस एकदम से फिर से बढ़ने लगे? क्या इन दोनों में कोई नाता है? कैसे नाता होगा ये मुझे समझाइए कि वैक्सीन देने से ये इन्फेक्शन बढ़ने के लिए हम जो दे रहे हैं वैक्सीन, वो कोई लाइव वैक्सीन नहीं है कि जिसमें विषाणु जिंदा है। तो हमने इस ढंग से सोचना ये तो पूरा गलत है। अब इसका सही मायना, सही मतलब क्या होता होगा कि जो आदमी वैक्सीन ले रहा है वो ये सोच रहा है कि मैंने वैक्सीन ले ली, अब मुझे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने की कोई जरूरी नहीं क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हो गया। अरे प्रोटेक्टेड आप डेथ से हुए हैं, प्रोटेक्टेड आप सीवियर कोविड डिसीज न होने के लिए हुए हैं, लेकिन आप अगर बाहर ऐसे ही फिरना शुरू कर दिए जहां कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन ना करें, तो आपको अगर एक्सपोजर हो गया तो कोविड का इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा। और आज के तौर पे एक फर्क है, फर्स्ट वेव जब वैक्सीन नहीं थी और सेकंड वेव जब वैक्सीन आ चुकी है। फर्क इतना है कि फर्स्ट वेव के टाइम पे हमारे यहाँ इतना एक्सेस टू टेस्टिंग नहीं था, लेकिन आज क्या हुआ है, सेकंड वेव के टाइम पे आपको एक्सेस टू टेस्टिंग इतना बढ़ चुका है, तकरीबन 2500 के नजदीक लैब्स है। कहीं भी छोटे शहर में रहने वाला आदमी भी खुद को टेस्ट करने के लिए वो लेबोरेटरी जा सकता है और टेस्ट करवा सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वो संख्या बड़ी है वो वैक्सीन से बड़ी है ऐसे बोलना ये तो सरासर गलत रहेगा। डॉक्टर साहब, असिम्प्टोमेटिक हो और किसी का टेस्ट पॉजिटिव दिखाई दे तो क्या वो सही है, पहली चीज? और क्या ऐसी स्थिति में सेल्फ आइसोलेशन की जरूरत है? और अगर कोई सिम्टम ना हो तब भी दवाई लेने की जरूरत है? सिम्टम ना हो तो दवाई लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दवाई जो देते हैं, ऐसे भी अब मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मैं आपको यही बोलता हूँ, हम जो दवा देते हैं क्या देते हैं, जिंक देते हैं, विटामिन सी देते हैं, ये जनरल किस्म के टॉनिक्स के वैसे होते हैं, लेकिन उसको और कोई बड़ी दवा लेने की कोई जरूरी नहीं होती है, ये लोगों ने समझना है। अब मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मेरी RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आई, तो हमको एक समझना है कि ये विषाणु ज्यादातर लोगों में लक्षण देता नहीं, और अगर मुझे लक्षण नहीं है तो मेरी टेस्ट कैसे पॉजिटिव होती है, ऐसी मानसिकता रखना है ये बिल्कुल गलत रहेगा। हर विषाणु का एक ढंग होता है कैसे बर्ताव करेगा वैसे। जो कोई विषाणु ऐसे होंगे शरीर के अंदर जाने के बाद में वो जभी तकलीफ देना शुरू करेगा, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं वो ऐसे शरीर में तकलीफ देंगे जहां उनको ग्रो करने के लिए आसानी होगी, या उसका एनवायरमेंट ऐसे होगा जहां लक्षण आएगा। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, आप RT-PCR पे भरोसा रखो, उसमें फॉल्स पॉजिटिव आना ये तो बिल्कुल कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का आज तक पर आने के लिए। हमारे दर्शकों के मन में जो बहुत सारे सवाल हैं उनमें से कई सवालों को एड्रेस करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक आज तक पर अभी ले रहे हैं, लेकिन अगले हिस्से में जब हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, तो बच्चों को लेकर बहुत सारी आशंकाएं इस वक्त पेरेंट्स के मन में हैं। अभिभावक परेशान है कि पहली लहर में कोरोना बच्चों को उस तरीके से निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन दूसरी लहर में बच्चे लगातार चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या लक्षण है, क्या बच्चों में लक्षण कुछ अलग हैं, सेकंड वेव के लक्षण कुछ अलग हैं, इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नया पैनल होगा डॉक्टर्स का। आप बने रहिएगा आज तक के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।